हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, एक नए हिंदी टेस्ट के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और देखिए, इसमें से और भी कई सारे टेस्ट हम हिंदी के डाल चुके हैं, तो आप उनको भी क्रम से देखें तो आपको काफ़ी लाभ होगा फ्रेंड्स। और इसके साथ अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे यूपी स्पेशल हो या साइंस हो, तो आप इसी चैनल से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और ये वाला देखिए, जो वीडियोस हैं इसमें से जो भी हम प्रश्न लेते हैं तो वो पुराने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, अधिकांशतः वही हम इसमें से लेने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का ये जो टेस्ट है इसको हम हल करके देखते हैं कि कितना बढ़िया से कर पाते हैं हम। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी अरमाइक। तो ये जो हिंदी है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अब देखिए, ये जो देवनागरी लिपि है जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं एक्चुअली, तो जैसे हम आ लिखते हैं तो आ तो लिखते हैं, लेकिन ये जो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है? देवनागरी है। अब यहाँ पर यदि हम देखिए ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि कहाँ हमें मिलती है? हमारी जो और थोड़ा सा प्राचीन अगर उसमें जाते हैं तो हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। जैसे कि जो भी अशोक है तो अशोक के जो भी स्तंभ लिखे गए हैं तो वो जिसमें लिखे गए हैं वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसके साथ साथ में खरोष्ठी लिपि का भी उसमें प्रयोग किया गया है। अब इनमें देखिए अंतर क्या होता है। जो ब्राह्मी लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन खरोष्ठी लिपि उल्टा लिखी जाती है, मतलब दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती है वो। इसके बाद यहाँ पर अगर अरमाइक की बात करें तो देखिए अरमाइक लिपि जो है ये भी हमें अभिलेखों में मिलती है, अशोक के अभिलेखों में मिलती है, लेकिन ये जो है ये अपना जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम चले जाएं और आगे जाते हैं जैसे अफगानिस्तान तरफ, तो अफगानिस्तान तरफ या ईरान तरफ, तो यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं मौर्य काल के वो अरमाइक लिपि में है। तो किसी भी भाषा को लिखने का जो रूप है वो एक लिपि कहलाती है, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी हिंदी जो है वो किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला देखिए प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी अभिजात, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ और ऑप्शन डी है यहाँ पर कुलवान। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं कुलीन। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का आशय क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुरुष तत्वान, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी बहादुर। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है यहाँ पर मर्दानी शब्द का जो अर्थ है वो है पुरुष तत्वान। ऐसा क्यों? देखिए, जब झांसी की रानी, जो आप जानते होंगे हिस्ट्री में कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें झांसी वाली रानी ने भाग लिया और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए फ्रेंड्स। तो वहाँ पर एक जो लड़ने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, ह्यूरोज नाम था उसका, उसने भी ये बात कही थी कि जितनी भी मतलब सेना है या जितने भी यहाँ के विद्रोही हैं, जितने भी लड़ने वाले हैं, उनमें कोई मर्द है तो सिर्फ कौन है? झांसी की रानी है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर मर्दानी का मतलब है वो पुरुष तत्वान को रिप्रेजेंट करता है। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसमें मर्दानी शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरुष तत्वान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी ऋतु, ऑप्शन डी स्त्री। इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो दही है, ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए कैसे इसको पहचानेंगे आप अगर शुद्ध रूप से कोई बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि दही खट्टा है ना, मैंने दही खाया, तो यहाँ पर दही कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है? पुल्लिंग। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे गीता की, तो गीता क्या है? गीता जैसे गीता अच्छी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक, तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग आ गई। जैसे ऋतु
हैं तो ऋतुएं 4 होती हैं, या ऋतु ठंडी जो मतलब जैसे कहें कि गर्मी की ऋतु आई, तो यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग का, स्त्री तो स्त्रीलिंग का बोध कर ही रहा है, तो पुल्लिंग यहाँ पर क्या होगा, दही होगा। अगला देखिए प्रश्न है, निस दिन बरसत नैन हमारे किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स रैदास। अब देखिए ये जो है, इस कविता को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए ये कविता है क्या, ये है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, अंजन थिर ना रहत अखियन में, जब ते श्याम सिधारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल भय पग थाके, बहे जात सित तारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे ना लेत उबारे। तो ये किसका हुआ, सूरदास, है ना, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे ना लेत उबारे। तो देखिए ये तो रचना की बात की थी, अब यहाँ पर हम इन पदों की बात करते हैं जिसमें कहा गया है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो देखिए ये वियोग श्रृंगार का कितना अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स। जो देखिए रस पढ़ते हैं ना हम, तो श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार होता है, तो वियोग का है ये, जब श्याम चले जाते हैं तो जो गोपिकाएं हैं वो किस तरह से अपने उस पीड़ा को प्रदर्शित कर रही हैं, उसकी यहाँ पर सूरदास ने बड़ी ही मार्मिक जो पंक्तियां हैं उनको फ्रेंड्स प्रस्तुत किया है। तो ये ऑप्शन जो हमारा प्रश्न था वो क्या था कि निस दिन बरसत नैन हमारे, ये रचना किसकी है, सूरदास की है फ्रेंड्स। अगला देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए ईद के दिन दिखाई देना, ऑप्शन बी बहुत सुंदर होना, ऑप्शन सी दर्शन दुर्लभ होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये कौन सा फ्रेंड सही होगा, दर्शन दुर्लभ होना। जब कोई मतलब नहीं दिखता है, जैसे कभी काफी दिन में दिखता है, तो हम कहते नहीं है कि यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दर्शन दुर्लभ होना। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी में दिया है ईर्षा, ऑप्शन सी में दिया है इच्छा, और ऑप्शन डी में दिया है अंतर्निहित। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चयन करना है, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है, ये है अंतर्निहित। अब देखिए उत्थान नहीं होता, ये क्या होता है, उत्थान होता है, मतलब आधत्ता होना चाहिए था। इसी प्रकार से ईर्षा नहीं होता, ईर्ष्या होता है, मतलब कि देखिए ईर, अब यहाँ पर ये आधा सा बन के ये बनता है, या यहाँ पे बनता है ना ईर्ष्या, ऐसे बनता है ये। अब यहाँ पे इच्छा, तो इच्छा ऐसे थोड़ी ना लिखी जाती है ना, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो सही वाक्य है ये क्या है, अंतर्निहित है। अगला देखते हैं, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें शब्द में संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जातिवाचक है। ऐसा क्यों? देखिए अब यहाँ पर श्रवण कुमार तो हमें लग रहा है कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। आप इस वाक्य को फिर से पढ़िए, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, ये ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऐसी जाति को बता रहा है जिन व्यक्तियों में मात्र और पितृ की भक्ति या उनके मतलब प्रति जो भाव है, उनकी सेवा का जो भाव है वो रिप्रेजेंट हो। तो ऐसे पूरी की पूरी एक जाति को, पूरे एक समूह को ये क्या कर दे रहा है, रिप्रेजेंट कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक होगा। अगला देखिए प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि क्या है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी कैथी, ऑप्शन सी रोमन, और ऑप्शन डी देवनागरी। तो स्वतंत्र भारत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अभी हमने देखा ही कि देवनागरी लिपि में ही तो हम लिख रहे हैं। अब जैसे देखिए अंग्रेजी होती है तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी क्षण प्रभा, ऑप्शन सी सिलीमुख, ऑप्शन डी चंचला। तो इनमें से हमें बताना है फ्रेंड्स क्या, कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा
नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बिजली है, क्षण प्रभा है, लेकिन सिलीमुख नहीं है, है ना। ऑप्शन सी सही है। बाकी ये सब किसके हैं, बिजली के या सौदामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सिलीमुख यहाँ पे ऑप्शन सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सलाका का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी सलाई, ऑप्शन सी सांवला और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सलाका है इसका तद्भव शब्द क्या है, सलाई। ये है तत्सम शब्द सलाका। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के साथ। लेकिन तद्भव शब्द वो होते हैं जो परिवर्तन के साथ लिए जाते हैं, परिवर्तन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सलाई क्या है, तद्भव है किसका, सलाका का। अगला देखिए, निष्काम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निस प्लस काम, ऑप्शन बी नित धन काम, ऑप्शन सी निस धन काम, ऑप्शन डी है निह प्लस काम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो निष्काम है, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये निह धन काम होगा, विसर्ग संधि होगी। अब कैसे देखिए होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर जैसे मान लीजिए विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के पहले ई आता है या फिर ऊ आए और उसके कैसे, जैसे देखिए जैसे ये नी है, अब यहाँ पर देखिए ये विसर्ग हैं और विसर्ग में यहाँ पे ई लगी है। तो अगर ऐसा आ रहा है कि ई आए या ऊ आए और उसके बाद में क्या आए, का खा पा फा, अगर ये आता है तब क्या हो जाता है, वहाँ पर सा में बदल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से निष्काम का निह प्लस काम हो जाएगा, जो कि क्या है, विसर्ग संधि है। अगला देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए प्रायः ऐसा होता है, ऑप्शन बी शरीर के कई अंग होते हैं, ऑप्शन सी पुस्तक मुझे दो, ऑप्शन डी हमारे से कोई काम नहीं होता। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है, इसमें है ये डी ऑप्शन। देखिए हमारे से कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ये वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। अगला देखिए, निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी निशाना, ऑप्शन सी उद्देश्य और ऑप्शन डी है ध्येय। तो लक्ष्य शब्द जो है इसका अनेकार्थी लाभ नहीं है। बाकी देखिए लक्ष्य का मतलब निशाना, जहाँ पे हमें निशाना साधना है ना, उद्देश्य भी यही होता है और ध्येय भी यही होता है। तो लाभ यहाँ पे अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला देखिए, बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। बोधगम्य का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अबोधगम्य, ऑप्शन बी गूढ़, ऑप्शन सी बोध्य, ऑप्शन डी है दुरूह। तो यहाँ पर जो बोधगम्य है, बोधगम्य का जो विलोम नहीं है वो है बोध। क्यों, बोधगम्य का क्या मतलब होता है, जो बोध के परे जाए, जैसे गूढ़ हो गया, दुरूह हो गया, अबोधगम्य है ना। तो ये, और यहाँ पर इसका बोध क्या है, विलोम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला देखिए, निमित्त शब्द का पर्याय है। निमित्त शब्द का पर्याय है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। तो निमित्त शब्द का जो पर्याय है वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्षण है ना। निमित्त का मतलब क्या होता है, क्षण। अगला देखिए, शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश ये शब्द है, इसका तत्सम बताना है आपको। ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी है सिरा और ऑप्शन डी है शीर्षक। तो शीर्ष का तत्सम क्या होता है, शीर्ष होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धन्य और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो अंगा जो होता है ये कैसे बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। वैसे ये पंचमाक्षर जो होते हैं, पांचवें अक्षर अंगा, अणा, ना, ये सब किससे बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। तो इसलिए अंगा जो होगा वो कैसा होगा, नासिक ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द की
शुद्ध वर्तनी है। अनुग्रहित, देखिए ग्रा में देखिए किस तरह का ये वाला रा लिखा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुग्रहित, इसमें ये लिखा है। यहाँ पे देखिए अनुग्रहित लिखा है, ठीक है, अनग्रहित। और यहाँ पर देखिए अनुग्रह तो लिखा है, उसके बाद में एक और आ की मात्रा लगा दी गई और ये लिखा है। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? ये वाला है, अनुग्रहित, ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए है देखिए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर किस में लिखी गई है फ्रेंड्स? ब्रज में। अब देखिए सूर की और लिखी भी किसकी गई? सूरदास की है। तो इसमें ऐसे आप और भी इसकी रचनाएं याद कर सकते हैं इनकी, जैसे साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली। मतलब कि साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरदास की कौन सी? सरावली। तो ये सारी जो रचना है किसकी है? सूरदास जी की हैं। और ये सूरसागर जो है वो किसमें से? ब्रज भाषा में लिखे गए। कृष्ण भक्ति जो है या फिर भक्ति काल के कवियों में से जो कृष्ण धारा के कवि हैं उनमें से सूरदास प्रमुख हैं, आप तो ये जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा इसका विस्तार भी हो सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और बने रहिए इस चैनल के साथ में और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।